इस कहानी में आप देखेंगे एक गरीब किसान का संघर्ष और कैसे उसका बेटा एक चालाक जमींदार का कर्ज चुकाता है। शहर से दूर किशनगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव था जिसमें एक गरीब बूढ़ा किसान हरिया रहता था। हरिया की पत्नी शीला अक्सर बीमार रहती थी। उसकी बीमारी के चलते हरिया ने गांव के जमींदार हीरा लाल से कुछ पैसे कर्ज पर लिए थे, लेकिन समय पर पैसा न चुका पाने के कारण उधार और उस पर लगने वाला ब्याज एक पहाड़ सा बन गया था। हरिया का एक बेटा भी था जिसका नाम केशव था, जो गांव में ही एक किराने की दुकान पर काम करता था। एक दिन हरिया और उसकी पत्नी घर के आंगन में बैठे थे। हरिया गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसे चिंतित देखकर शीला ने पूछा, आप किस बात की चिंता कर रहे हैं? सब भगवान पर छोड़ दीजिए, वे सब संभाल लेंगे। अरे भाग्यवान, अब तो भगवान ही कुछ कर सकते हैं। जमींदार रोज मुझे मेरे उधार की याद दिलाता है और कहता है कि अगर मैंने जल्दी से जल्दी कर्ज नहीं चुकाया तो वह मेरा घर और खेत दोनों बेच देगा। आप चिंता मत कीजिए, केशव सब संभाल लेगा। भगवान ने चाहा तो इस बार दुकान में अच्छा मुनाफा होगा, जिससे हम सारा कर्ज चुका देंगे। हाँ, भगवान करे ऐसा ही हो, नहीं तो हमें सड़क पर भीख मांगनी पड़ेगी। शीला और हरिया आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी कदमों की आहट सुनाई देती है और हीरा लाल आता हुआ दिखाई देता है। अरे ओ हरिया, कहाँ छिपा बैठा है? मेरा कर्ज कब चुकाएगा तू? अब की बार मैं बोलूंगा नहीं, तेरी दुकान और मकान सब बिकवा कर ही दम लूंगा। हरिया हड़बड़ा कर घर के बाहर आता है और हाथ जोड़कर बोलता है, हीरा लाल जी, थोड़ी मोहलत और दे दीजिए। मेरा बेटा केशव इस साल दिन रात मेहनत कर रहा है। भगवान ने चाहा तो इस बार मुनाफा अच्छा होगा। तेरा हर साल का यही नाटक है। अब तो ये सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। अगर जल्द ही तूने मेरा पैसा वापस नहीं किया तो पंचायत से कहकर तेरा घर और दुकान अपने नाम लिखवा लूंगा। हीरा लाल हरिया को बेइज्जत कर ही रहा होता है कि तभी हरिया का बेटा केशव आ जाता है और हीरा लाल से कहता है, हीरा लाल, मकान नहीं बिकेगा, ये बात तुम गांठ बांध लो। अरे छोरे, तेरी औकात क्या है? तेरे बाप ने मुझसे उधार लिया है, अदालत ले जाऊंगा, हुक्म चलवा दूंगा, तब देखूंगा कैसे बचाता है तू अपने बाप के मकान को। तुम बाप बेटे के पास बस 1 महीने का समय है। अगर तब तक मेरा कर्ज नहीं चुकाया तो तुम्हारा घर अपने नाम लिखवा लूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं, मकान तो क्या, तुझे अपनी दुकान से एक मुट्ठी अनाज भी नहीं छूने दूंगा। केशव की बात सुनकर हीरा लाल गुस्से में वहां से चला गया। ये सब सुनकर हरिया के मन में गहरी चिंता घर करने लगी। उसे इस तरह व्याकुल देखकर केशव आगे बढ़ा और बोला, बापू, आप चिंता मत करो, मैं दिन रात एक कर दूंगा, पर आपका सिर किसी के आगे नहीं झुकने दूंगा। बेटा, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है, लेकिन यह कर्ज एक गहरी दलदल की तरह है जिसमें बड़े बड़े लोग भी फंसकर निकल नहीं पाते। उस दिन केशव आंगन में चारपाई पर बैठा था। उसके मन में हीरा लाल का ताना गूंज रहा था। अरे छोरे, तेरी औकात क्या है? तेरे बाप ने मुझसे उधार लिया है, अदालत ले जाऊंगा, हुक्म चलवा दूंगा, तब देखूंगा कैसे बचाता है तू अपने बाप के मकान को। केशव की किराने की दुकान खुलने में अभी थोड़ा समय बाकी था। उसने सोचा, क्यों न इस बचे हुए वक्त का उपयोग खेत में किया जाए। ये सोचकर वो हल लेकर खेत की ओर चल पड़ा। खेत पहुंचकर उसने बैलों को जोता और हल को मिट्टी पर चलाने लगा। उसके माथे से पसीना टपक रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अटूट संकल्प साफ दिखाई दे रहा था। हल चलाते चलाते वो खुद से बातें करने लगा। जितना पसीना बहाना पड़ेगा बहा दूंगा, लेकिन बापू का सर नीचा नहीं होने दूंगा। अब कर्ज उतार कर ही रहूंगा। केशव को इतनी मेहनत करते देखकर गांव में लोग तरह तरह की बातें करने लगे। अरे तुमने हरिया के लड़के को देखा? सोचता है कि अकेले मेहनत करके जमींदार का कर्ज उतार देगा। बड़े ऊंचे ख्वाब देख रहा है। अरे जवान खून है, जोश में है, 2-4 दिन हल चला लेगा, फिर समझ जाएगा कि कर्ज कोई मिट्टी का ढेर नहीं, पूरा पहाड़ है। एक दिन केशव और उसका दोस्त सुरेश आपस में बात कर रहे थे। केशव भाई, क्या सोचा है? जमींदार का कर्ज कैसे चुकाएगा? गांव वाले कह रहे हैं कि तू दुकान और खेत दोनों में दिन रात मेहनत कर रहा है, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। सुरेश भाई, अब आराम का समय नहीं है। मेरे बापू की इज्जत मेरे लिए सबसे बढ़कर है। जब तक मैं जिंदा हूं, उनकी इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगा। मैं कल से दुकान और भी जल्दी खोलूंगा
और देर रात तक चलाऊंगा। तेरी जिद है भाई, मैं तेरे आगे कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन सुन, जमींदार बहुत लालची आदमी है और कई लोग उसके कर्ज में फंस चुके हैं। हाँ, और लोग फंसे होंगे, लेकिन मैं नहीं फंसूंगा। देख लेना, मेरी मेहनत ही मेरी ढाल बनेगी। शाम ढलते ढलते केशव दुकान से घर लौट आया। घर पर शीला उसकी राह देख रही थी। कुछ खा ले बेटा, सुबह से काम कर रहा है, पेट में आग लगी होगी। अम्मा, पेट की आग तो थोड़ी देर सह ली जाती है, लेकिन मन के भीतर जो आग धधक रही है वह हीरा लाल का कर्ज चुकाने पर ही शांत होगी। जब तक यह कर्ज उतर नहीं जाता मुझे चैन नहीं मिलेगा। बेटा, मैं तुझसे विनती करती हूँ, खुद को इतना मत थका। डर लगता है कहीं तुझे कुछ हो ना जाए। अम्मा, मुझे कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो। एक दिन दोपहर में हीरा लाल खुद केशव की दुकान पर आ पहुंचा। उस समय दुकान पर कुछ ग्राहक खड़े थे। हीरा लाल ने ऊंची आवाज में कहा, अरे केशव, बड़ी रौनक जमा रखी है। सोचता है ये छोटी सी दुकान तेरा कर्ज उतार देगी? सुन ले, ब्याज हर दिन बढ़ रहा है। महीने भर बाद ये दुकान भी मेरी होगी। हीरा लाल, दुकान छोटी हो सकती है, लेकिन मेरी मेहनत छोटी नहीं है। ये दुकान मेरे बापू की इज्जत से जुड़ी है। इसे मैं किसी भी कीमत पर नहीं जाने दूंगा। इज्जत की बातें मत कर छोरे। कर्ज इज्जत से नहीं, पैसों से उतरता है, और तेरे पास पैसे नहीं हैं। पैसे आज नहीं हैं, पर हौसला है, और जब तक मेरे हाथों में ताकत है मैं दिन रात मेहनत करूंगा। ये दुकान बिकेगी नहीं, चाहे मुझे अपनी नींद, अपनी खुशी, सब कुछ क्यों ना छोड़ना पड़े। ठीक है, देखता हूं तेरी जिद कब तक चलती है। महीने भर बाद हिसाब होगा। इतना कहकर हीरा लाल वहां से चला गया। कुछ क्षणों के लिए दुकान में गहरा सन्नाटा छा गया। ग्राहकों की नजरें केशव पर टिक गईं, मानो सब उसके जवाब का इंतजार कर रहे हों। अगले ही दिन से केशव ने अपनी दिनचर्या और सख्त कर दी। वो सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, थोड़ी देर खेत पर जाकर मेड़ ठीक करता और फसल का हाल देख आता। लेकिन अब उसका ज्यादातर समय दुकान को संवारने में लगने लगा था। उसने दुकान को नए तरीके से सजाया, अनाज अलग अलग ढंग से जमाया, ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से सामान बढ़ाया। वो अब दुकान पहले से भी जल्दी खोलता और देर रात तक बैठा रहता। दूर के टोले के लोग भी अब उसी की दुकान पर आने लगे थे। अरे, ये लड़का तो सच में पागल हो गया है। सुबह खेत, दिन भर दुकान, आखिर कब तक? पागल नहीं, कुछ सोच कर रहा है। सुना है उसकी दुकान पर अब बाहर के गांव से भी लोग आ रहे हैं। कहीं सच में इसका दांव चल गया तो? धीरे धीरे ताने देने वाले भी चुप होने लगे। एक दिन सुरेश ने कहा, भाई, तुझे देखकर लोगों की बातें बदल रही हैं। अब वही लोग कह रहे हैं, अगर मेहनत रंग लाती है तो सबसे पहले तेरी लाएगी। तेरी दुकान में तो इन दिनों खूब भीड़ दिख रही है। सुरेश, मुझे बस अपने काम पर भरोसा है। खेत हमारी जड़ है और दुकान हमारी ताकत। मेहनत कभी खाली नहीं जाती। देख लेना, इस बार किस्मत भी हमारे साथ खड़ी होगी। केशव की आंखों में एक चमक थी, जैसे आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला हो। अगले दिन गांव की चौपाल पर असामान्य भीड़ जमा थी। पीपल के पेड़ के नीचे बुजुर्ग, गांव वाले, सरपंच और हीरालाल सब इकट्ठा थे। हरिया, उसकी पत्नी शीला और केशव भी वहां मौजूद थे। हीरालाल ने ऊंची आवाज में कहा, सरपंच जी, हरिया का कर्ज अब सिर से ऊपर हो चुका है। फैसला कीजिए, या तो ये लोग मेरा पूरा पैसा लौटाएं या फिर इनकी दुकान मेरे नाम कर दी जाए। हरिया सिर झुकाए खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। हरिया, क्या अब तक तुमने कर्ज की रकम नहीं चुकाई? इतना पूछने की क्या जरूरत है सरपंच जी? पूरा गांव जानता है सच्चाई। आज तक मेरा कर्ज कोई चुका पाया है क्या? अब ये दुकान मेरी होगी। ये सुनते ही केशव आगे बढ़ा। उसकी आवाज में कंपन था, लेकिन हिम्मत अडिग थी। रुक जाइए, दुकान अभी भी हमारी है। जब तक मैं खड़ा हूं, इसे कोई नहीं छीन सकता। सुन रहे हो सब? छोरा बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। कहता है खुद को बेच देगा, पर दुकान नहीं देगा। हाँ, ये सिर्फ दीवारें नहीं हैं, ये मेरे बापू की इज्जत है। इसे कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। चौपाल में अचानक सन्नाटा छा गया, जैसे पहली बार किसी ने खुलेआम जमींदार को ललकारा हो। अगले दिन सुबह दुकान के बाहर खड़ा केशव बाहर रखी हुई बोरियों और अनाज की ढेरियों को देख रहा था। गेहूं और चावल की खुशबू पूरे आंगन में फैल रही थी।
चेहरे पर थकान के बावजूद संतोष साफ दिखाई दे रहा था। हे धरती माँ, तूने मेहनत का फल दिखा दिया। अब यही दुकान हमारी इज्जत बचाएगी। इतने में सुरेश वहां आ पहुंचा। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और केशव से कहा, अरे वाह भाई, तेरी दुकान की तो रंगत ही बदल गई। सच कहूं, इतना भरा पूरा गल्ला गांव में किसी का नहीं है। सुरेश, ये मेरे खून पसीने की कमाई है। हाँ भाई, गांव वाले अब धीरे धीरे तेरी तारीफ करने लगे हैं। कल ही चौपाल पर लोग कह रहे थे कि अगर मेहनत रंग लाती है तो केशव की दुकान जरूर चलेगी। देखते ही देखते वहां शीला भी आ गई। वो केशव से बोली, बेटा, लोग कह रहे हैं कि इस बार व्यापार खूब फलेगा। भगवान भी तेरा साथ दे रहा है। अम्मा, ये सब तेरी दुआओं का असर है। मैं वादा करता हूं, दुकान को कुछ नहीं होने दूंगा। इतने में हरिया भी आ गया। लंबे समय बाद उसके चेहरे पर मुस्कान थी। बेटा, आज तेरे बाप का सिर ऊंचा हो गया। तेरी मेहनत देखकर लगता है कि अब हमारा कर्ज उतर जाएगा। बापू, जब तक मैं जिंदा हूं, आपको किसी के आगे झुकने नहीं दूंगा। दिन बीतते गए और दुकान सचमुच सोना उगलने लगी। गांव वाले जो पहले ताने कसते थे, अब चुपचाप केशव की दुकान के सामने से गुजरते। कुछ लोग तो दबे स्वर में उसकी तारीफ भी करने लगे। एक दिन सरपंच ने सोचा, क्यों न हीरालाल से हरिया के बारे में तसल्ली से बात की जाए। वह हीरालाल के घर पहुंचकर उसे आवाज लगाते हैं, हीरालाल, अरे ओ हीरालाल, जरा बाहर तो आना। आइए सरपंच जी, देख ही रहे हैं ना मेरी हवेली कितनी मेहनत से खड़ी हुई है। हवेली तो मजबूत है हीरालाल, पर गांव की नींव भावनाओं पर ही टिकी होती है। आप पंचायत में ऐलान कर दीजिए, जब तक पूरा कर्जा और ब्याज नहीं चुकता, दुकान पर उनका कोई हक नहीं। ठीक है, पंचायत होगी, पर याद रख, अगर फैसला तेरे खिलाफ गया तो। फैसले रुपए तय करते हैं, लोग नहीं। सरपंच मुड़कर चले जाते हैं। हीरालाल आसमान की ओर देखता है और मन ही मन खुश होता है। दूसरी ओर केशव की दुकान के गेहूं और चावल की चर्चा अब केवल गांव तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि शहर तक भी पहुंच चुकी थी। केशव के उम्दा गेहूं और बढ़िया किस्म के चावल की परख करने के लिए शहर से एक बड़ा व्यापारी गांव के लिए रवाना हो गया। वो शहर का प्रसिद्ध और प्रभावशाली व्यवसायी था, जो अनाज के बड़े सौदों के लिए जाना जाता था। शहर का व्यापारी गांव में पता लगाते हुए केशव की दुकान पर आ पहुंचता है। अरे वाह, केशव की दुकान यही है। मैंने सुना है तुम्हारे यहाँ के गेहूं और चावल की बात दूर दूर तक पहुंच गई है। क्या वाकई इतने बढ़िया हैं? जी नमस्ते। केशव की दुकान यही है और मैं ही केशव हूं। ये तो सब ईश्वर की कृपा और मेरे माँ बापू का आशीर्वाद है। बाकी का श्रेय धरती माँ को जाता है, क्योंकि अन्न तो उसने ही उगाया है। मेरी तो बस थोड़ी मेहनत है। आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा गेहूं और ये चावल। व्यापारी केशव के उगाए बेहतरीन गेहूं और चावल से बहुत प्रभावित हुआ, जिनकी तुलना उसने मोतियों और शुद्ध सोने से की। उसने केशव को उसकी मेहनत के लिए 5 गुना दाम दिया, जिससे केशव की सारी चिंताएं दूर हो गईं और वह खुशी से झूम उठा। व्यापारी केशव के साथ पूरे साल भर का सौदा करके चला गया। केशव ने अगले ही दिन बिना देरी करते हुए सरपंच से बात करके पंचायत बुलवा ली। गांव वाले ये देखकर हैरान थे कि इस बार पंचायत हीरालाल ने नहीं, बल्कि केशव ने बुलाई थी। अरे, आज सूरज कहाँ से निकला? केशव बेटा, याद है ना तुम्हारी पिछली तारीख आज ही की है, या भूल गए थे? हीरालाल केशव अपनी जुबान का पक्का है और हिसाब का भी। मैं भूला नहीं हूं। तो लाए हो क्या? कहीं फिर बहाने बनाने तो नहीं आ गए? हिसाब से पहले मैं गांव वालों आप सबके सामने सच बताना चाहता हूं। मेरे पिताजी ने हीरालाल से 2 साल पहले मेरी मां के इलाज के लिए 20,000 रुपए लिए थे, लेकिन इसने कैसे ब्याज में घोटाला करके रकम बढ़ा दी। केशव, तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारे पिताजी ने मुझसे पैसे लिए थे, लेकिन तुम मुझे झूठा साबित कर रहे हो। नहीं हीरालाल, तुम सबके सामने झूठ बोल रहे हो। मेरे पिताजी ने तुमसे 20,000 रुपए लिए थे, लेकिन तुमने चक्रवर्ती ब्याज लगाकर रकम बढ़ा दी। गांव के लोग चक्रवर्ती ब्याज सुनकर हैरान थे। हाँ, चक्रवर्ती ब्याज मतलब कि तुमने मेरे पिताजी को कहा था कि उन्हें 10% ब्याज देना होगा, लेकिन तुमने ब्याज को मूलधन में जोड़कर फिर से ब्याज लगाया, जिससे रकम तेजी से बढ़ गई। केशव, तुम मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। नहीं हीरालाल, मैं बदनाम नहीं कर रहा हूं।
मैं सिर्फ सच बता रहा हूं। मेरे पिताजी ने 20,000 रुपए लिए थे, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज लगाकर 50,000 रुपए की मांग कर रहे हो। केशव सही बोल रहा है। 2 साल में रकम किसी भी हालत में 50,000 नहीं हो सकती। तुम्हें शर्म आनी चाहिए हीरालाल। तुम गरीबों का खून चूस रहे हो। चुपचाप ये पैसे रखो और हरिया का उधार खाता बंद करो। सरपंच का फैसला सुनकर केशव और उसका परिवार राहत की सांस लेता है। हीरालाल शर्म से सिर झुकाकर वहां से चला जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम मेहनत का रास्ता पकड़ते हैं तो सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलती है। ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलते हैं एक और रोचक कहानी के साथ।